नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस तरह से करवट ले रही है। अभी 3 दिन पहले ही सामना में दो भाइयों की तस्वीर आई और ये लिखा गया कि जो जनता चाहेगी वही होगा। दो भाई कौन थे? ठाकरे ब्रदर्स, सीनियर उद्धव ठाकरे और जूनियर राज ठाकरे। क्या वो फिर से एक साथ आएंगे? इसके अलावा एक चर्चा और भी है कि क्या सीनियर पवार और जूनियर पवार दोनों के गुट एक साथ आएंगे, यानी कि शरद पवार की जो पार्टी और अजित पवार की पार्टी, क्या उनका भी मर्जर होगा? इसको लेके बात करेंगे। जो विदेश डेलीगेशन गया था उसके साथ आज प्रधानमंत्री एक डिनर उन्होंने आयोजित किया है, उसमें भी नेता जा रहे हैं और इन पार्टियों के नेता भी उसमें हैं। ये सवाल भी उठे, बाबा आपसे ही पहले शुरू करूँगा। सवाल उठे कि क्या स्पेशल सेशन होना चाहिए। उस पर शरद पवार साहब का कहना था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का कहना था कि होना चाहिए। बाबा, आपने हाल फिलहाल में जो इंटरव्यू किए, जिनकी चर्चा है, सुप्रिया सुले से भी आपकी बात हुई और प्रियंका चतुर्वेदी से भी, और दोनों से ही आपने मर्जर को लेकर के सवाल पूछे। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से आप फॉलो कर रहे हैं। शिवसेना का तो मर्जर हो रहा है, ऑन कार्ड है, और उसके बारे में सबने कहा कि अच्छी बात है। हालांकि पॉलिटिकली देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को कोई खास फायदा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में तो कुछ राज ठाकरे का है नहीं। विधानसभा चुनाव में भी आप देखें तो 1.5% वोट है, केवल 1.5% वोट मिला। उनके बेटे भी अमित ठाकरे चुनाव हार गए थे। तो लेकिन कुछ म्यूनसिपैलिटी है जिसमें कि फ़ायदा हो सकता है। इस बार के बीएमसी के उसमें भी ज़्यादा सीटें नहीं, 8-9 सीटें ही राज ठाकरे जीते थे। उसके 5 साल पहले की बात करूं तो नासिक में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। पुणे के नगर पालिका में उनका ठीक ठाक प्रदर्शन था। तो इन सब जगहों पर उद्धव ठाकरे को यदि इन दोनों के वोट मिला दें तो एक साइजेबल पोजीशन में होंगे। लेकिन इसका एक मानसिक जो है वो एडवांटेज जरूर उद्धव ठाकरे को की पार्टी को मिल सकता है। दोनों जो है करिश्मेटिक लीडर राज ठाकरे के बारे में कहा जाता है, हालांकि इलेक्टोरली ये प्रूव नहीं हुआ है। तो उनका कोई विधायक भी नहीं है, इस बार भी नहीं है। पहले भी एक ही विधायक था, जैसा मैंने कहा, बेटा भी हार गया। इसके कॉन्ट्रेरी यदि बात करें, जो एनसीपी की बात करें, एनसीपी का मर्जर होगा या नहीं होगा ये मालूम नहीं। जब मैंने सुप्रिया सुले का इंटरव्यू किया था तो उनके यही वर्ड थे, क्या पता होगा या नहीं होगा, कब होगा नहीं होगा मैं कह नहीं सकती। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि जब भी निर्णय लिया जाएगा सभी सीनियर्स को भी इसमें कंसल्ट किया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि शरद पवार साहब को डिसाइड करना है कि जो दो धारे हैं भारतीय राजनीति में फिलहाल, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, किसके साथ रहना है। द मोमेंट ये क्वेश्चन तय हो जाएगा उसके बाद मर्जर की प्लानिंग हो सकती है, हो जाएगी। अब यदि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली आप यदि मानते हैं कि यदि मर्जर हो जाता है तो मर्जर हो जाएगा तो क्या होगा? मर्जर हो जाएगा तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। दोनों एनसीपी को आप मिला देंगे ना तो वो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनती है वोट शेयर के अनुसार। 20% के करीब जो है ना वोट शेयर हो जाएगा। 27 या 29% वोट शेयर के साथ बीजेपी अभी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ पर। दूसरा तो ये होगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि बीजेपी का जो बैसाखी के रूप में एकनाथ शिंदे को लेकर चल रही है ना, वो बैसाखी हट जाएगी। सेंटर में भी हट जाएगी और स्टेट में भी हट जाएगी। तो वो बीजेपी जो है, यदि फडणवीस साहब को कोई दिक्कत हो रही है अपने डिप्टी सीएम से शासन करने में, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लेकर के चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन ये कौन करेगा? ये तय करेगा शरद पवार साहब कि वो एनडीए के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इतने साल तो नहीं गए, 25 साल के राजनीति जीवन में। अब कल क्या हो, क्या कर सकते हैं? सुमित सर, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत तेज़ी से बदलने वाली है अगले 3-4-5 महीने के अंदर। बाबा ने एक खबर आपको दे ही दी कि ठाकरे परिवार जो एक शिवसेना एक हो सकती है। जो मुझे वजह पता लगी, जो मैं बाबा की बात सुन रहा था, बाबा के सामने बाबा की इजाज़त के बगैर ये बात बोल रहा हूँ, बाबा आपको अच्छी लगे तो आप काट दीजिएगा। वो खबर जो मेरे पास है वो ये कि दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पारियाँ अब समाप्त हो रही हैं। अब वो अपने बच्चों को सत्ता में आगे लाना चाहते हैं, और अगर वो एकता नहीं होगी, अगर शिवसेना या ठाकरे परिवार का, क्योंकि एक धड़ा शिवसेना का निकल के एकनाथ शिंदे के साथ भी, आप मत भूलिए, शिवसेना 3 हिस्सों में बटी हुई है जो ओरिजिनल शिवसेना थी। और उसमें से कुछ नेता भी शिवसेना के ऐसे थे जो कुछ एनसीपी में आ गए, कुछ कांग्रेस में आ गए। ये भी हुआ है इन 20 सालों में।
तो वो उस मूल स्वरूप को तलाशने की कोशिश है जो बाला साहब ठाकरे की कर रहे थे। तो ये अमित ठाकरे और उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे, उनके करियर प्रोस्पेक्ट को लंबा करने के लिए उस दिशा में ये काम चल रहा है कि एक नई पार्टी, एक नए युवा जोश के साथ युवा वक्त में ये वक्त की ज़रूरत है। अगर बटे रहे तो छट जाएंगे, इसीलिए एक होने की बात हो रही है। ये जो मुझे कहा गया कि ये सबसे बड़ी वजह है कॉम्प्रोमाइज़ होने की या आपस में एडजस्टमेंट हो जाने की, कि अब नहीं तो कब। और दूसरी वजह पारिवारिक एक और मामला था, जो तीसरे बड़े भाई थे जयदेव ठाकरे साहब नाम था, जिनकी वजह से आपस में तनाव पैदा, क्यों राज चचेरे भाई हैं, उनकी वजह से उनकी परिवार की वजह से परिवार में तनाव उस वक्त शुरू हुआ था जब बाला साहब थे, तो वो भी अब नहीं है। तो वो भी एक वजह है कि वो जिस वजह से खटास थी उस वजह से अब वो उसको दूर करके अब चीज़ें एक हो सकती हैं। ये मराठी के जो पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के जो पत्रकार मित्र हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ पिछले एक हफ्ते के दौरान जो इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, पवार परिवार की जो बात है, एनसीपी का क्या होगा। मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है बाबा से, लंबी मतलब दिशा उसकी लंबी है, बात तो छोटी है। लंबी ऐसी है कि शरद पवार जो हैं वो एनडीए में शामिल होंगे। एनसीपी एससीपी जो है शरद पवार की पार्टी, वो एनडीए में शामिल होगी, बीजेपी लेड एनडीए में, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी जी करते हैं, केंद्र में सपोर्ट करेगी। 8 सांसद हैं उनके, 8 सांसद होने से जो एकनाथ शिंदे वाला फॉर्मूला वहाँ बता रहे थे, वो कहानी चरितार्थ हो जाएगी। शिंदे साहब रहें ना रहें, 8 हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनकी जो संख्या है उस पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। तो जब शिवसेना, जब शरद पवार की एनसीपी एक हो जाएगी और अजीत पवार की एनसीपी भी उसी गठबंधन में है, तो बीजेपी इस फॉर्मूले को तैयार करेगी कि ये दोनों पवार परिवार एक कैसे हो सकते हैं। तो डायरेक्टली दोनों एनसीपी का मर्ज होने की बजाय वो ऐसा लंबा रूट लिया जा रहा है, और उसमें भी जो कहानी है वो ये कि 1 साल के भीतर, क्योंकि ये जब मर्ज हो जाएंगे तो अब आप बीएमसी, ये जितने म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हैं ये सितंबर से लेके नवंबर दिसंबर के महीने में होने वाले हैं, जैसा कि वहाँ के ऑब्जर्वर्स कह रहे थे। तो जब ये इनके रिजल्ट आ जाएंगे उससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि कितना इस मर्जर की आवश्यकता है, कितना एक दूसरे के अंदर समा जाने की आवश्यकता है दोनों एनसीपीज़ को। अगर ऐसा फीडबैक आता है तो ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, नहीं आता है तो कुछ समय लगेगा। वहाँ भी वही दिक्कत है, उम्र का तकाजा, बच्चों को, रोहित पवार और अजीत पवार के जो बेटे हैं जो चुनाव लड़े भी थे, क्या पार्थ, इन सब लोगों की भविष्य की बात है भाई। ये बच्चे भी अब 30, 35, 40 साल के हो रहे हैं, अब नहीं तो कब। तो ये दरअसल अपने अपने सुपुत्रों को, अपने अपने ख़ानदानों को, अपने अपने वारिसों को अपनी सत्ता या अपनी सियासत या अपनी गद्दी जो है वो सौंपने की तैयारी चल रही है। मेरा एक सवाल है दोनों से परिवार नहीं, मेरा दोनों से सवाल है, एकदम रिलेटेड सवाल है कि एनसीपी दोनों अगर एक हो गया और एनडीए को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना तो महाराष्ट्र में और ना यहाँ, तो क्या शिवसेना के सारे गुट का, जैसे एकनाथ शिंदे भी शामिल हो सकते हैं, क्या शिवसेना का बड़ा यूनिफिकेशन हो सकता है क्या? इसमें मैं बताता हूँ, इसमें एक और चल रहा है, एक और ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे, और उसमें है कि मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ जो इसमें मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये ऑपरेशन हो रहा है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों की संख्या इतनी हो जाए, 1 या 2 अभी कहा जा रहा है कि बचे हुए हैं, जिससे कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाएं। जिस दिन वो संख्या पूरी हो जाएगी, कहा जा रहा है कि वो स्विच ओवर कर सकते हैं। तो सवाल आपसे वही है कि जैसे बाबा ने तो ये कहा कि शिवसेना के दोनों गुट होने में कोई बहुत इशू नहीं है, और सर ने जो जिस वजह से मैंने कहा कि ये एनडीए में शामिल होंगे वो तो मैं बताना ही भूल गया। शरद पवार जी ने रिसेंटली 2 बयान दिए। ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया बाहर और स्पेशल सेशन की बात हुई, तो पहला व्यक्ति था विपक्ष का ऐसा नेता जिसने कहा कि स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं है संसद में। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सब बोलते रहे, ममता बनर्जी। शरद पवार ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कल फिर कहा, आज जब एनसीपी के गठन का दिवस है, आज फिर कहा। जब अभी विपक्ष की दलों की बैठक हुई थी जिसमें 200 लोगों ने चिट्ठी लिखकर कहा, सुप्रिया सुले उस वक्त विदेश में थी, तो कहा गया सुप्रिया सुले से कल हम हस्ताक्षर ले लेंगे। संजय राउत साहब का बयान आया, सुप्रिया सुले लौट के आती हैं और वो कह देती हैं, तमाम इंटरव्यूज़ उन्होंने मीडिया को दिए, कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे, स्पेशल सेशन की क्या ज़रूरत है। तो जो सुप्रिया सुले, जो कि माना जा रहा था कि
टिल्टेड टुवर्ड्स कांग्रेस या लेफ्ट रहती हैं या एंटी बीजेपी रहती हैं, वो शायद अपने पिताजी को इस चीज़ से रोक देंगी, पर वो भी ऐसी भाषा बोल रही हैं जो उनके पिताजी की भाषा है। इससे इस बात को बहुत बल मिलता है कि एनसीपी, शरद चंद्र पवार जो है एनसीपी एससीपी, वो एनडीए में शामिल होगी और फिर एनडीए में शामिल होने के बाद अगली कड़ी के तौर पर वो मर्जर वाली बात आएगी। एक तो ये जो हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी, क्या शरद पवार कभी बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, मोदी जी से हाथ मिलाएंगे? पहली बात तो वो। दूसरी बात, क्या राज ठाकरे की पार्टी ठीक है, परफॉर्मेंस के लेवल पे वो नहीं रहा, लेकिन जो फायर ब्रांड शिवसेना पॉलिटिक्स रही है, उस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज या उस तरह की स्पीच और ओरेटरी है, वो राज ठाकरे के पास है, वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं रही है। तो क्या उनका शिवसेना में आना, और चूंकि शिवसेना का बेस मनसे की तुलना में बहुत बेहतर है, और ठीक है हारे वो लोग, लेकिन बेस अभी भी उनका पूरे राज्य में मौजूद है, वो क्या असर करेगा महाराष्ट्र की सियासत में? बहुत कंफ्यूजिंग बहुत इतना चेंज हो रहा है, इसीलिए हम जो सवाल पूछे और उसी पे हम थोड़ा सा ये भी बोलना चाहते हैं, ये एकदम से इनएविटेबल हमको लग रहा है। वहाँ देखिए अभी पेकिंग ऑर्डर जो है बीजेपी नंबर 1 है काफ़ी डिस्टेंस से, उसके बाद अगर दोनों मर्जर हो गया एनसीपी, तो एनसीपी नंबर 2 हो जाएगी पार्टी। उसके बाद होगा क्या कि उसके बाद थर्ड के लिए लड़ाई होगी कांग्रेस या एक नाथ शिंदे की पार्टी। अब एक नाथ शिंदे को भी लग रहा होगा कि एक वो सोचिए स्प्लिट करके वो चीफ मिनिस्टर बने थे, अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और बहुत सारे इशू पे हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ ही महीने में कि वो नाराज़ हो जाते हैं। अब ये या तो मीडिया की खबर है कि नाराज़ हम लोग बता देते हैं, या सच में वो नाराज़ होते हैं, ये हम लोग बगैर आग के धुआं नहीं निकलता। हाँ, बगैर आग के धुआं नहीं निकलता। तो उनको भी लगेगा कि हम कहाँ किंग थे, उसके बाद किंग मेकर तो कम से कम रहते। अगर ये मर्जर हो गया तो किंग मेकर भी नहीं रहेंगे, वो उनका कोई से नहीं रहेगा। फिर होगा क्या कि फिर उनके सामने में ये चुनौती आएगी कि अपने फ्लॉप को मर्जर के बिना भी वो किंग मेकर नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी और इनके वोट जोड़ दें तो वो बहुमत से काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब अजीत पवार के ही इसीलिए अब सवाल इलेक्टोरल कैलकुलेशन का होगा ना, कि अब इलेक्टोरल कैलकुलेशन में वो अपने आप को कहाँ फिट बैठते हैं। अब 3 के बाद चौथे 5वें नंबर पे अगर वो चले जाते हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा ना, जैसे सब सक्सेशन प्लानिंग कर रहा है तो उनको भी तो अपना प्लानिंग या फिर सक्सेशन प्लानिंग करना पड़ेगा। उनका भी बेटा एमपी है, तो उनको भी देखना पड़ेगा क्या कि सक्सेशन प्लानिंग में उनकी पार्टी उनके परिवार को कितना मदद करती है। तो एक तो ये सवाल है, और तो हमको लगता है क्या कि उसके बाद अभी भी असली शिवसेना वही है। हाँ, शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का नाम, शिवसेना का दफ्तर कथित मतलब ऑफिशियली कोर्ट के आदेश के बाद, चुनाव आयोग के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे के पास है। तो ये हमको लगता है ये इनएविटेबल है। दूसरा है क्या कि उसके बाद कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस या कांग्रेस के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि नॉन बीजेपी जो वोटर है, हो सकता है कि उस कांग्रेस के लिए ये विंडफॉल हो जाएगी। नॉन बीजेपी वोटर, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है अभी लोकसभा में महाराष्ट्र से, हाँ जान लीजिए। लेकिन सब बोलेंगे क्या कि वन ऑफ था वो, हाँ, क्योंकि वो तो उस पूरे सीरीज में अगर देखेंगे, वो वन ऑफ भी हो, लेकिन वो तो सच्चाई है ना। हाँ। अगले 5 साल तक तो रहेगी। तो महाराष्ट्र में कुल मिला के मतलब गेस ही किया जा सकता है क्या क्या होने वाला है। ये मर्जर, ये यूनिफिकेशन, उसके बाद जो बचेगा उसको क्या मिलेगा, उसके पास क्या रहेगा, या हो सकता है विंडफॉल मिल जाए या एकदम मार्जिनलाइज हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इतना चेंजेस होने वाले हैं। तो मयंक सर ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वो शादाब जी आपसे ही पूछता हूँ। शरद पवार साहब क्या मोदी जी से हाथ मिलाएंगे, जैसा कि बाबा और पहली बार सुमित सर ने ज़्यादा जोर देके इस पे पहले जो डिस्कशन हुआ था उसी में हम बोल दिए थे, एकदम लाइकली है वो, देखिए संभव है कि हो जाएगा वो। देखिए शरद पवार की एज जो है वो 84 इयर्स है, और देखिए आज तक जो जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, उन्होंने कभी भाजपा से गठबंधन नहीं किया। आप उनके पूरे जीवन के राजनीतिक इतिहास को उठा के देख लीजिए, वो हमेशा जो है कहते रहे कि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, और कभी पूरी हिस्ट्री में कभी वो भाजपा के साथ नहीं गए। तो अब देखिए अब वो उम्र की इस पड़ाव पे हैं कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। देखिए मोटे तौर पे उनकी पार्टी तो चली गई अजीत पवार के साथ, सिंबल भी चला गया, पूरी पार्टी चली गई।
जहाँ तक सवाल यह है कि देखिए, जो मुझे लगता है, जितना मैं शरद पवार को मैंने भी बहुत लंबे समय से कवर किया है, उन्होंने बंद कमरों में बहुत बार पत्रकारों से कहा है कि वो जीवन में कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चाहे कोई राजनीतिक परिणाम इसका झेलना पड़े। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जब किसी मोड़ पे वो राजनीति से रिटायर होने को हों, आज 84 साल के हैं, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल या कभी भी, तो हो सकता है उस वक्त वो अपने लोगों को छूट दे दें कि उन्हें जहाँ जाना हो वो चला जाए। देखिए, ऐसा नहीं कि उनकी पार्टी जो है अजीत पवार के पास चली जाएगी, उसमें बहुत से लोग कांग्रेस के साथ भी जाने के इच्छुक हैं। अगर आप शरद पवार की पार्टी को देखें तो उसमें बहुत से नेता कांग्रेस के साथ राजनीति करना चाहते हैं, और जो खुद उनकी जो बेटी हैं सुप्रिया सूले, वो भी बहुत कांग्रेस के नेताओं के करीब हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो दोनों एकजुट हो जाएंगे, दोनों अजीत पवार चाचा भतीजा, और वो पार्टी मर्ज हो जाएगी। मुझे मतलब कम से कम शरद पवार की राजनीति को लंबे समय तक कवर करने के बाद कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जब वो 84 साल की उम्र तक उन्होंने कभी भाजपा से समझौता नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त कर लेंगे कोई समझौता। हो सकता है 1-2 साल बाद जब वो रिटायर हो तो फिर कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, जहाँ तक बात आपने की शिवसेना की बात, देखिए उस पर मैं ज़रूर कमेंट करूँगा। देखिए, राज ठाकरे की जो राजनीति रही है महाराष्ट्र में, वो बड़ी असमान रही है। कभी वो नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं, कभी खिलाफ रहे हैं, कभी वो किसी करीबी रहे हैं, कभी किसी करीबी रहे हैं। मुझे याद है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में हमने तो वो चुनाव भी कवर किया था, उनके 13 विधायक जीत के आए थे, और उनकी वजह से बहुत बड़ा डेंट शिवसेना को पड़ा था, और शिवसेना के ज़्यादातर मुंबई के कैंडिडेट हारे थे, और उसका बड़ा रीज़न राज ठाकरे थे। 13 एमएलएज उनके जीत के आए, लेकिन वही 5 साल बाद जो है उनके 1 एमएलए रह गए, और आज उनका कोई एमएलए नहीं है। तो जो देखिए, उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता जो महाराष्ट्र में लोग बताते हैं कि वो उनका बोलने का अंदाज़, उनका चलने का अंदाज़, उनका भाषण देने का अंदाज़ बाला साहब की तरह है। एक ये चीज़ लोगों को अपील करती है। वो बड़े फायरी अंदाज में भाषण देते हैं, तो लोगों ने माना कि वो रियल उत्तराधिकारी वो हैं, क्योंकि उनकी राजनीति बड़ी एग्रेसिव रही थी बाला साहब ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की राजनीति उतनी एग्रेसिव नहीं थी, वो सॉफ्ट माने जाते थे। माना जाता था कि वो कोठरी से घिरे हुए हैं। जिस वक्त वो मुख्यमंत्री भी रहे, जब बने, तो वो कुछ लिमिटेड लोगों से घिरे हुए थे, विधायक तक उनसे नहीं मिल पा रहे थे, तो उनकी पार्टी टूटी थी। तो राज ठाकरे राजनीति में बहुत मुझे लगता है कि बहुत उनका जो बिहेवियर है बहुत समान नहीं रहा है। वरना जो जिस पार्टी के 13 विधायक जीते हों 2009 में और 2025 में, आज उसके एक भी एमएलए नहीं है, एक भी सांसद नहीं। मुझे याद है कि पुणे में उनका जो है पूरी नगर पालिका वो जीत गए थे, नगर परिषद जीते थे, और भी बहुत सी जगहों पे बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही थी। देखिए, मोटे तौर पे यह है कि जो 10 साल हो गए इसको, 10 साल। हाँ, 10 साल पहले जी, नासिक में। 2 तो देखिए आज जो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो महाविकास अघाड़ी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके 2 महीने से कोई बैठक भी नहीं हुई है, और ये तय भी है कि जो सभी दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो या एनसीपी का जो शरद पवार गुट है या जो बाकी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोकल बॉडी का चुनाव है उसमें वैसे भी कोई वो चुनाव एक साथ नहीं होने जा रहा है। इसीलिए ये जो मर्जर की बातें हो रही हैं तो इसलिए हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें चूँकि उद्धव ठाकरे का ज़्यादा स्टेक पे लगा हुआ है, चूँकि उनका लंबे समय तक रहा है, जो मुंबई जो महापालिका है उनके ही लोग उसमें जीतते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस बार भी वो पूरी ताकत लगाएंगे। ये तो बाबा, ये जो सुमित सर ने कहा कि शरद पवार जो हाथ मिलाने जा रहे हैं मोदी जी से, लेकिन ये मना कर रहे हैं साफ साफ कि ये तो संभव नहीं लगता। देखो, पवार साहब क्या करेंगे तो वो आई भी नहीं जानती है, मतलब तो वो ये तो आई, मतलब उनकी सुप्रिया ताई की आई में, तो शायद वो उनको भी नहीं मालूम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि, अब पता नहीं कल क्या हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, जो राज ठाकरे उद्धव की बात हुई, तो प्रियंका चतुर्वेदी का ये मानना था कि जिस ढंग से हमारा सिंबल लिया गया है और जिस ढंग से हमारा सिंबल लिया गया, हमारे पार्टी का नाम ले लिया गया, जिस ढंग से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, उसको लेकर के मतलब उद्धव ठाकरे गुट का ये असेसमेंट है कि उसको लेकर के एक अंडर करंट है। जो पुराने शिव सैनिक हैं, और शिव सैनिक मतलब ऐसे हैं जैसे फुटबॉल में सपोर्टर होते हैं ना इंग्लैंड में, वो पूरे फैमिली में वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। आप लिवरपूल को सपोर्ट कर रहे हैं तो पूरा फैमिली लिवरपूल को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उसी तरह का हाल है वहाँ पर। तो उनका कहना है कि ये सब चीज़ राज ठाकरे ने देखा है, और राज ठाकरे भी ये समझते हैं कि जो बाला साहब की के वजह से ही दोनों का नाम है ना, तो उनके साथ और ठाकरे नाम के साथ अन्याय हुआ है।
इसलिए वो दोनों एक दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए साथ आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ सीमेंटिंग फैक्टर जो है ना, कुछ कुछ ऐसे शिवसेना के बारे में जो है प्रियंका चतुर्वेदी हमें बता रही थी कि ये सब चीज़ें हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन है शिवसेना के लिए, और अल्टीमेट उनका ध्येय है कि बीएमसी का चुनाव जीतना, और उसके लिए उनको लगता है कि जहाँ जहाँ से भी ज़रूरत होगी वो सब करेंगे, और इसलिए वो एमवीए को भी इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं अभी इसी वक्त। हालांकि एनसीपी का मुंबई में उतना होल नहीं है जितना कांग्रेस और मेनली शिवसेना का है। झगड़ा जो होगा इन्हीं दोनों के बीच में बंटवारे को लेकर के होगा, तो इसलिए जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पवार साहब के बारे में तो मैं पक्के तौर पे कुछ नहीं कर सकता हूँ कि क्या होगा। मैंने भी जो कमेंट किया उनकी 84 साल की जो पॉलिटिक्स है उसको देख के किया, उनकी उम्र को देख के। 50 साल से वो राजनीति में, 50 साल से ज़्यादा राजनीति में है, तो जो उनका पॉलिटिकल बिहेवियर पहले रहा है उसको देखकर मेरा एक कमेंट था कि हो सकता है कि जब वो बिल्कुल रिटायर हो जाएं उस समय वो अपनी पार्टी को खुला छोड़ दें कि जिसको जहाँ जाना हो वो चला जाए। मैंने ये बात इसलिए कही, शरद पवार को हम सब जानते हैं, कोई छुपी बात थोड़ी। 50-60 साल से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में खुल के जिस तरीके से इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को डिफेंड किया या बीजेपी को डिफेंड किया कि स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं है, ये कभी नहीं किया था। ये भी अनयूजुअल था, और हम सब जानते हैं कि दोनों के बीच की इक्वेशन बहुत अच्छी है। कई तस्वीरें, कई घटनाएं, कई पास में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा पवार साहब के लिए रिस्पेक्ट दिखाया है, उनसे मिले हैं, उनके आगे झुके हैं नमस्ते करने के लिए। तो ये इक्वेशन दिखाई देती है। राजनीतिक तौर पर मेरा सवाल उल्टा पलट के आप सबसे है, जो बाबा तो चले गए, क्या हैं अभी? अच्छा बाबा फोन आया था। अच्छा, मेरा सवाल पलट के आप लोगों से कि क्या बीजेपी को आज की तारीख में जिस तरह का मैंडेट मिला बीते 3 चुनाव में, 14 के बाद से लेकर अब तक, महाराष्ट्र की बात कर लें या केंद्र की बात कर लें, क्या आज भी हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानती है, या बीजेपी जो राजनीति करती है उस राजनीति को एक्सेप्ट कर लिया जनता ने? क्योंकि 270, 303, 240 ऐसे नंबर लेके आना लोकसभा में, और अब की बार महाराष्ट्र का जो चुनाव आया विधानसभा का, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि शिवसेना तोड़ दी और एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाया, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की जनता ने उनकी उस एक्यूमेन को कह लीजिए, पॉलिटिकल एक्यूमेन को कह लीजिए, पसंद किया और इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो क्या बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर ब्रांड करके एनसीपी का उनके साथ ना आना, ये मुझे अब थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है। मुझे लगता है कि ये बात सब देख रहे हैं, हम और आप जब समझ सकते हैं, तो शरद पवार जैसा स्मार्ट पॉलिटिकल समझ का आदमी, महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य जिनको कहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या? इस पे आप बोलना चाहेंगे? हाँ, पहले हम लोग चर्चा किए थे, और हमको लगता है क्या कि एकदम से आपने एकदम बहुत सटीक बात कही। कम्युनल और सेकुलर का जो डिवीज़न था इंडियन पॉलिटिक्स में वो ख़त्म हो गया है अब जो है, और इसीलिए हम लोग अगर थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें डिस्पैशनेट राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को, राहुल गांधी क्लास पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं ज़्यादा। वो इतना बोलते नहीं, कास्ट की चर्चा करते हैं, लेकिन दरअसल वो गरीबों की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अब सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि शायद उनको भी ये फीडबैक है, और ऑब्वियसली गया होगा कि कम्युनल सेकुलर का डिवाइड ख़त्म हो गया है। अब आपको कम बैक करना है, तो ये सेकुलरिज्म को बचाने के नाम पे आपका कम बैक नहीं हो सकता है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जिस फॉर्म में इनइक्वलिटी बढ़ गई है, क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ गई है, वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है, ये सब नई रियलिटी है जो साफ दिख रही है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया का ही नहीं। एक मतलब कैपिटलिज्म का या इकोनॉमिक मॉडल जो पूरी दुनिया में फॉलो किया गया है, उसका एक जो एकदम साफ दिखता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ है कुछ लोगों में, और इनइक्वलिटी बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कोरोना के बाद हम लोगों ने वेस्टर्न कंट्री में देखा, खास करके यूके में देखा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कि घर चलाने का, रोज़मर्रा ज़िंदगी का खर्च चलाने का खर्च बहुत बढ़ गया है, और बहुत आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी उसी को इंपोर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि इंडिया की रियलिटी यूके से एकदम से अलग हो, लेकिन वो चूँकि उधर जाते रहते हैं, एक्सपोज हैं उस आइडियोलॉजी से, तो उस रियलिटी को यहाँ इंपोर्ट करके चाहते हैं क्या कि इस तरह की पॉलिटिक्स करे। और आपने एकदम सही कहा कि ये डिवाइड नहीं है, और ये इसीलिए शरद पवार का ये कंसिडरेशन शायद अब नहीं होगा कि बीजेपी इस नाम पे अनटचेबल है और इसके साथ हम नहीं जा सकते हैं। नहीं, देखिए एक छोटी सी टिप्पणी मैं भी करना चाहूँगा जो सुमित जी ने कहा।
देखिए मैं इसमें मयंक जी की बातों से सहमत हूँ कि देखिए अब आप सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकते। वो लड़ाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे या जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन देखिए इस बात को भी समझना होगा कि बीजेपी को इस 2024 में भी 36 पॉइंट समथिंग वोट मिले हैं, मतलब तकरीबन 37% वोट मिले हैं। 63% वोट अभी भी भाजपा के खिलाफ हैं पूरे देश में। अच्छा देखिए, जो हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, शरद पवार की या कांग्रेस की, कुछ तो इनके लाइक को भी मिले होंगे हाँ ना। नहीं, अगर आप सबको भी जोड़ लेंगे तो भी उसी के आसपास बैठेंगे। तो देखिए ये इनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो एंटी बीजेपी रही है। जो लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते वो किसको वोट देंगे? तो शरद पवार वही राजनीति करते रहे हैं कि जो भाजपा और शिवसेना को वोट नहीं देना चाहते थे। देखिए शिवसेना की बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स थी और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स शिवसेना की भाजपा से ज़्यादा तगड़ी थी, क्योंकि बाला साहब ने ये भी कहा था कि भाई हम सारे जो मसले इस तरह के थे वो भाजपा से ज़्यादा एग्रेसिव थे। तो वो वोट कर्टेल करते रहे हैं एनसीपी, तभी एनसीपी एक बड़ी पार्टी बनी। लेकिन उस टाइम वो लड़ाई धर्मनिरपेक्षता के नाम पे वोट पड़ता था। लेकिन मैं मयंक जी की बातों से सहमत हूँ कि आज नहीं पड़ता। अगर आज आप कहेंगे ये सेकुलर, ये कम्युनल, तो लोग नहीं ध्यान देंगे। इसीलिए इन्होंने ठीक कहा कि राहुल गांधी ने इसीलिए अपनी लाइन बदली है, वो जाति की तरफ ले गए हैं। देखिए वो अब भारतीय राजनीति थोड़ी जाति की तरफ जा रही है। इसलिए आज देखिए, आज कास्ट सेंसस की बात हो रही है। आज मैं अभी देख रहा था कर्नाटक में दोबारा कांग्रेस एक नए तरीके से कास्ट सेंसस करने जा रही है। या जो अपोजिशन है वो जाति की बात ज़्यादा उठा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में वोट नहीं है। क्योंकि जो एक मिथक था सेकुलरिज्म का वो टूट रहा है, कमज़ोर पड़ा है भारतीय राजनीति में। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं जो सुमित जी ने कहा कि जो भाजपा को जो पहले कुछ साल पहले तक अनटचेबल माना जाता था, कुछ साल पहले नहीं, मतलब मैं कहूँगा 20-25 साल पहले, जब अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति करते थे या लाल कृष्ण आडवाणी जब भाजपा के फेस थे, उस समय आप याद कीजिए कि कोई भाजपा से गठबंधन करने को तैयार नहीं होता था। वो लोगों से अलायंस करना चाहते थे, लेकिन लोग हट जाते थे पीछे कि हम अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन आज वो परिस्थिति बदल गई है। तो मैं बिल्कुल इनकी बातों से एग्री हूँ। एक चीज़ बस मैं छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा, बस एक लाइन, कि जो आपने सेकुलरिज्म वाली डिबेट की है, इसमें सेकुलरिज्म वाली डिबेट की, तो ठीक है, बीजेपी ने हिंदुत्व पॉलिटिक्स की और वोट, देखिए अब चुनाव में वोट जिहाद की बात हुई। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने वोट जिहाद और इस तरह के शब्दों का जिक्र किया। जो मयंक सर या वो शादाब जी भी कह रहे हैं, बीजेपी ने जो मुस्लिम या दूसरा जो कास्ट पॉलिटिक्स थी विपक्ष की, उसको कहीं ना कहीं तमाम स्टेट्स में ब्रेक कर दिया और मुस्लिम वोट नहीं करता बीजेपी को। उसके बावजूद भी वो स्पष्ट बहुमत लेके बहुत सारे राज्यों में आए। उस वजह से विपक्ष का वो मनोबल टूटा कि हमको सिर्फ मुस्लिम या थोड़ा बहुत कास्ट मिला के बात नहीं बन रही है। तो उस नाम पे भले उनको लगता है कि बहुत ही प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स, या जिसको वो सेकुलर पॉलिटिक्स का नाम दे देते हैं, उस तरह से वो कार्ड अब नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी तो अभी भी अपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे है, क्योंकि उसको अभी तक कोई मुस्लिम वोट अलग से मिलने की तो बात हो नहीं रही है, ना आंकड़ों में वो दिख रहा है। तो विपक्ष अपने को वो उस तरह से चेंज कर रहा है। बीजेपी तो जहाँ जो सवाल ही आपके जवाब से भरा हुआ है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आपने बड़ा अच्छा दो शब्द बोले बीच में, आप स्पॉन्टेनियस बोल गए कि ये सेक्युलरिज्म वाली पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्रो मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स है। दो अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ। सेक्युलरिज्म और प्रो मुस्लिम होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेक्युलर का मतलब सब बराबर है। बीजेपी ने इसी को ही डिफ़ाइन कर दिया है। बीजेपी ने बहुत प्रिसाइसली इस वर्ड को डिफ़ाइन किया कि सेक्युलर तो हम भी हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात करते हैं। तो इसमें हम अगर हम प्रो मुस्लिम नहीं हैं, अगर हम मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेक्युलर नहीं हैं। बीजेपी ने इसी को रीडिफाइन किया इन 10 सालों के अंदर, और उसके नतीजे मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा कि कुंभ में अगर 50-60 करोड़ 65 करोड़ छोड़ दीजिए, अगर 30 करोड़ लोग भी पहुँचता है दर्शन करने के लिए दुनिया भर से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। और जैसे भी जो भी वजह रही हो, तामझाम रहा हो, सड़कें बनी हो, जो भी कुछ हो, उस पर नहीं जा रहा हूँ, पर अपने आप को हिंदू दिखाने में शर्माना नहीं है। ये जो संकोच था, ये जो हिचक थी, ये जो प्राउड की भावना लेके आए, ये बीजेपी की वजह से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। और आज की तारीख में आप बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कितने मुसलमानों को बनाया उम्मीदवार, या कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं। क्या आप पलट के पूछते हैं कांग्रेस से कि आपने इतने हिंदू को क्यों बनाया? ये जो उन्होंने पूरी कहानी को अपने पक्ष में मोड़ा है, इससे पॉलिटिक्स रीडिफाइन हो गई है। और इसीलिए आज बीजेपी के साथ समझौता करने में नीतीश कुमार नहीं संकोच करते हैं। वो नीतीश कुमार जब लुधियाना रैली में उनका हाथ मोदी जी ने खड़ा कर दिया था ऊपर वाजपेयी जी के सामने, तो उन्होंने हाथ झटक लिया था, संकोच में पड़ गए थे। वो रामविलास पासवान, जिन्होंने
गुजरात दंगों के नाम पर एनडीए छोड़ दिया था वाजपेयी जी के समय में, उनका बेटा अपने आप को हनुमान कहता है नरेंद्र मोदी का आज की डेट में, चिराग पासवान। कहानियाँ बदल गई हैं। पिछले 20 साल में राजनीति ने करवट ली है, राजनीति ने पलटी है, और जो इस बहाव को, जो इस पलटाव को समझ गया वो चल रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है वो जूझ रहा है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।